वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है प्रोस्थेटिक्स ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अब हम देखेंगे इसके अंदर का सबसे पहले प्रोस्थेटिक्स होता है क्या है, एन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट विच इज इम्प्लीमेंट आफ्टर एम्पुटेशन। जो सबसे ज़्यादा इसका जो फोकस होता है वो यही है कि हम किसी भी आर्टिफिशियल पार्ट को बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं जबकि एम्पुटेशन के बाद होता है, तो वो प्रोस्थेटिक्स कहलाता है। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिम्ब प्रोस्थेटिक्स को, जिसकी टाइप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट मैनेजमेंट को, जस्टिफाई करेंगे प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेम्परेरी एंड डिफरेंट प्रोस्थेसिस को। बाय द एंड ऑफ द सेशन अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड नाउ हाउ टू डील विद पेशेंट एम्पुटेटेड एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोस्थेटिक्स। ठीक है, उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोस्थेसिस पे और टाइप्स ऑफ प्रोस्थेसिस पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे हम इसके देखते हैं कि मेजर लिम्ब एम्पुटेशन इम्पैक्ट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ, बॉडी इमेज, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, मोबिलिटी, साइकोसोशल हेल्थ, वोकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। होता क्या है कि हमारी जो बॉडी की इमेज होती है, जिस वक्त पेशेंट को एम्पुटेशन के लिए लेके जाया जाता है कि वो किसी भी वजह से एम्पुटेशन की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत बुरा जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा होता है वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट को अपनी सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा होती है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से करेगा, उसकी मोबिलिटी किस तरह से होगी, उसकी बॉडी इमेज किस तरह से आएगा। साइकोसोशली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस के अंदर होता है, उसको वोकेशनली उसे पता होता है कि उसकी जॉब जो पोजीशन है वो सफ़र करेगी। उसके अलावा अब उसके लिए वोकेशनली अपॉर्चुनिटीज़ क्या बचेंगी, तो वो सारी चीज़ें जो वो एम्पुटेशन के वक्त अपनी सोच रहा होता है या उसके साथ अटैच हो जाती हैं। सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन अलाउ द इंडिविजुअल विद एन एम्पुटेशन टू रिटर्न टू देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड फंक्शन। अगर कि उसकी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इतनी अच्छे से अप्लाई की जाए जिससे उसको एम्पुटेशन के बाद भी अपनी दोबारा हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी और फंक्शन की तरफ वापस लेके आया जा सके, तो ये एक कामयाबी होती है हमारे एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की। Tempering expectations with reality, balancing the use of prosthetics technology with the individual's perceived needs, physical and cognitive capabilities, social support network and financial resources are essential features of rehabilitative care। अगर आप देखें ये सारी चीज़ें अगर आप उस पेशेंट के साथ अटैच हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि अब रियलिटी क्या है, ठीक है ना, उसके साथ बैलेंस उसकी प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी है जो वो उसके साथ अटैच की गई उस इंडिविजुअल के साथ, वो उसकी नीड्स को पूरा करे और उसको बैलेंस जो प्रोवाइड करे उसकी लाइफ में। फिज़िकल और कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ के ऊपर उसको इम्प्रूवमेंट कराई जा सके, उसकी जो कॉग्निशन है उसके साथ भी उसके जो है रिहैबिलिटेशन अटैच की जाए। उसके अलावा उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प के लिए उसके साउंड लिम्ब को जो है बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ इनफ किया जाए और जहाँ पे प्रोस्थेटिक उसका अटैच हो रहा है उससे अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है उसको भी स्ट्रेंथ इनफ किया जाए। उसके अलावा उसका सोशल सपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा हो, उसके आसपास के लोग उसको बहुत अच्छे से सपोर्टिव उसमें लेके जाएँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके अच्छे हों, और वो ये सारी चीज़ें जो उसकी रिहैबिलिटेटिव केयर के अंदर उसको बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी दे सकती हैं। इंसिडेंट्स एंड एटियोलॉजी को अगर हम देखें कि एक्वायर्ड एम्पुटेशंस होती हैं जिसके अंदर एटियोलॉजी होती है क्या कि किसी भी वजह से आपका लिम्ब लॉस हो जाता है जो कि क्लिनिकली ट्रीट किया जाए, मैनेज किया जाए। फंक्शनल एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद एन एम्पुटेशन, ठीक है, वो जो है वो सारी चीज़ें जो उसको किसी भी वजह से लॉस हो जाती हैं, उसका कोई इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से वो अपना लिम्ब जो है वो खो देता है, तो उसकी वजह से जो एम्पुटेशंस की जाती हैं वो एक्वायर्ड कहलाती हैं। दूसरी तरह की जो एम्पुटेशंस होती हैं कॉन्जेनाइटल कहलाती हैं। इसके अंदर आपका जो चिल्ड्रन होता है वो किसी भी पार्ट ऑफ लिम्ब की एब्सेंस के साथ जो है दुनिया में आता है। ये एक तरह से कॉन्जेनाइटल स्केलेटल डिफिशियंसी भी कहते हैं इसको, और कॉन्जेनाइटल एम्पुटेशन भी कुछ जगहों पर इसको कहा जाता है, लेकिन कॉन्जेनाइटल स्केलेटल डिफिशियंसी इसको हम बहुत ज़्यादा कॉमनली कह सकते हैं। ठीक, एम्पुटेशन सर्जरीज़ क्या होती हैं कि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि चूज़ किया जाता है कि एम्पुटेशन लेवल क्या होगा, जो कि बेसिकली सजेस्ट किया जाता है कि पेशेंट की जो लेंथ है लिम्ब की वो क्या है, उसकी वुंड हीलिंग कितनी अच्छे से हो सकेगी, और उसका जो एक्सेप्टेबल टिश्यू के एनवेलप है वो किस तरह का बनेगा, और फंक्शनल प्रोस्थेटिक उसकी फिटिंग भी सही तौर से हो सके। तो इस हिसाब से देखते हुए उसको हमेशा उसके लिम्ब को एम्पुटेट किया जाता है। लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो लेवल्स होते हैं उसके अंदर टो एम्पुटेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि हम लोग डायबिटीज़ के पेशेंट में देख रहे होते हैं। रेयर रिसेक्शंस होती हैं, ट्रांसमेटाटार्सल एम्पुटेशंस होती हैं, साइम एम्पुटेशन जिसमें एंकल डिसआर्टिकुलेशन कर दी जाती है। उसके अलावा ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन जो कि बिटवीन द जंक्शन ऑफ द मिडिल एंड डिस्टल थर्ड ऑफ द लेग के
की जाती है। उसके अलावा नी डिसआर्टिकुलेशन की जाती है और ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन जो कि 8 सेंटीमीटर और मोर प्रॉक्सिमल टू द लेवल ऑफ द नी जॉइंट की जाती है। जहाँ हम देखे जाए तो सबसे ज़्यादा हम ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशंस को देख रहे होते हैं, जहाँ पे अगर किसी भी वजह से क्रश इंजरी पेशेंट के जो है वो लोअर लेग के अंदर होती है तो फिर पेशेंट को इस एम्पुटेशन के ऊपर लेके जाया जाता है। हिप डिसआर्टिकुलेशन शॉर्ट ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन होती है, प्रॉक्सिमल टू द ग्रेटर ट्रोकैंटर इज फंक्शनली अ हिप डिसआर्टिकुलेशन कहलाती है। और इसके अलावा हेमी पेल्वोटमी भी करवाई जाती है पेशेंट्स की। अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर डिजिटल एम्पुटेशंस होती हैं, जिसमें आपके जितनी भी डिजिट्स होते हैं अगर किसी वजह से प्रॉब्लम में जाते हैं तो वो फ़ौरन करा दी जाते हैं। इसके अलावा रेड रिसेक्शंस होते हैं, ट्रांसमेटाकार्पल रिसेक्शंस होते हैं, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशंस होती हैं, ट्रांस रेडियल एम्पुटेशंस होती हैं, एल्बो डिसआर्टिकुलेशंस, ट्रांसह्यूमरल एम्पुटेशंस जिसके अंदर 6.5 सेंटीमीटर और मोर प्रॉक्सिमल टू द एल्बो जॉइंट किया जाता है, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन और 4 क्वार्टर एम्पुटेशन जिसके अंदर स्कैपुलोथोरैक्स डिसआर्टिकुलेशन शामिल होती है। डिपेंड करता है पेशेंट की इंजरी के ऊपर कि उसको किस हद तक जो है वो आर्टिकुलेशन के ऊपर लेके जाया जाएगा। लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन की मैनेजमेंट में प्रोसेस होता है। प्रोस्थेटिक रिहैबिलिटेशन के 4 फेजेस प्रोसेस करता है, जिसके अंदर प्री प्रोस्थेटिक मैनेजमेंट होती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, प्रोस्थेटिक फिटिंग एंड ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप केयर। अब होता क्या है, जब हम प्री प्रोस्थेटिक पेशेंट इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इवैल्यूएट करते हैं सबसे पहले कि परफॉर्म प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट के साथ क्या चीज़ें करनी होंगी, फोकस की जाती है, आइडेंटिफाइंग फैक्टर किए जाते हैं कि किन चीज़ों को फंक्शनली हमें जो है देखना होगा। पेशेंट की जो ऑप्टिमाइजिंग प्रोस्थेटिक फिटिंग है उसको जल्द से जल्द अचीव करने के लिए पेशेंट की रिकवरी के ऊपर जो है वो ध्यान रखना होगा। थेरेपी प्रोग्राम्स की जाती हैं जिसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराई जाती हैं, कंडीशनिंग एक्सरसाइज होती हैं कि किस तरह की कंडीशन है तो उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी एक्सरसाइज पे ध्यान फोकस करना होगा। उसके अलावा करेक्ट पोजीशनिंग, उसकी जो रेजिजुअल लिम्ब होता है उसकी करेक्ट पोजीशनिंग क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम किया जाता है। एम्बुलेशन विद गेट्स एड्स जो उसके होते हैं कि जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं एम्बुलेशन, अगर उसकी जो है वो लोअर लिम्ब की कोई एम्पुटेशन हो रही है। उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसकी कौन कौन सी होती हैं जो उसको अटैच कराई जाती हैं, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के ऊपर उसको फोकस करना होता है कि वो अपनी सारी परफॉर्मेंस, मोबिलिटी भी कर रहा है, स्ट्रेंथ भी ले रहा है, रेजिजुअल लिम्स के साथ जो है वो अपनी अटैचमेंट भी कर रहा है, एम्बुलेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उसको डेली एक्टिविटी लिविंग के अंदर भी हेल्प आउट करें। ऐसा ना हो कि वो हम सारी चीज़ें उसको सिखा तो रहे हैं लेकिन वो एक्टिविटीज़ करने के लिए अपनी डेली लिविंग के जो है वो परेशान हो, और ऐसा ना हो कि वो कर ही ना पाए और कोशिश करे कि मैं उन चीज़ों को छोड़ दूं या ना करूं, या वहाँ के लिए उसको कोई ना कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो। गोल्स होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद इन एम्पुटेशन में सक्सेसफुल हीलिंग ऑफ द एम्पुटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे बड़ा फोकस हमारा कि जो भी एम्पुटेशन हुई है उसकी सक्सेसफुल हीलिंग हो और जल्द से जल्द हो। उसके अलावा पेन कंट्रोल, पेशेंट का जब तक पेन अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा वो आपके लिए कभी भी जो है वो बाकी कामों के लिए अग्री नहीं करेगा। एम्पुटेटेड तो हो गया है, वो अपने प्रोस्थेटिक को अटैच करने से पहले भी अपनी पेन मैनेजमेंट ज़रूर चाहेगा। मेंटेनिंग रेंज ऑफ मोशन इन द रिमेनिंग प्रॉक्सिमल जॉइंट्स ऑफ द एम्पुटेटेड एक्सट्रीमिटी, जाहिर सी बात है जो भी आपके एक्सट्रीमिटी के अंदर रिमेनिंग जॉइंट बचा है उसकी रेंज ऑफ मोशन पे सबसे ज़्यादा काम करना है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम किया जाता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रेजिजुअल मसल ग्रुप नीडेड फॉर बायोमैकेनिकल कंपनसेशन, जाहिर सी बात है अब बायोमैकेनिकल कंपनसेशन के लिए ज़रूरी है कि जो आपका रेजिजुअल लिम्ब के अंदर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो। जब तक उनकी स्ट्रेंथिंग अच्छी नहीं होगी वो आपके रेजिजुअल लिम्ब जो है वो आपके प्रोस्थेटिक का वेट भी बर्दाश्त करने के काबिल होगा। ऑल्दो की कोशिश की जाती है कि वो सारे प्रोस्थेटिक बहुत ही लो वेटेड हों और बहुत आराम से पेशेंट्स के साथ अटैच होकर उसकी मोबिलिटी में और उसकी परफॉर्मेंसेस में हेल्प आउट करें और उसको कोई इफ़ेक्ट ना दें, उसको जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना फील हो रहे हों। प्रिपरेशन ऑफ द रेजिजुअल लिम्ब फॉर प्रोस्थेटिक फिटिंग, जाहिर सी बात है उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है रेजिजुअल लिम्ब की कि प्रोस्थेटिक फिटअप किस तरह से वहाँ पे करवाया जाएगा। उसके अलावा अचीविंग कराई जाती है उसकी एडीएल्स मोबिलिटी और विदाउट प्रोस्थेटिक लिम्ब के। अगर कई बार उसको घर में ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है कि वो बार बार अपने प्रोस्थेटिक के साथ मूव ना करे तो उस प्रोस्थेटिक के बग़ैर उसको एडीएल्स और मोबिलिटी के लिए
जो है वो इंडिपेंडेंट करना और उसको जो है गाइड करना, उसको ट्रेन करना। एजुकेशन देते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्ब फिटिंग और एक्सपेक्टेड फंक्शनल आउटकम्स के लिए। हम उसको ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सिखाना उसी को ज़रूरत है कि वो अपनी प्रोस्थेटिक को अपने साथ कैसे अटैच करेगा और उसकी फ़िटिंग किस तरह की होगी और उसके साथ वो कितने ज़्यादा फंक्शनल आउटकम्स ले सकता है। इसके अलावा साइको सोशल सपोर्ट, उसकी अडेप्टिंग रिजल्टिंग बहुत ज़रूरी होती है कि एम्पुटेशन के साथ उसकी साइको सोशल सपोर्ट है। जब तक वो साइकोलॉजिकली इस चीज़ का एक्सेप्ट नहीं कर लेता और अपने आप को दोबारा सोशली लोगों के साथ अटैच नहीं करता, किसी भी एम्पुटेशन और प्रोस्थेटिक को कामयाबी से नहीं देखा जा सकता। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उसी वक्त सक्सेसफुल होता है जब पेशेंट साइको सोशली भी सपोर्टिव पोजीशन पे आ जाता है। प्रोस्थेटिक फिटिंग एंड ट्रेनिंग। नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ये है कि इंक्लूड अ डिले इन वुंड हीलिंग। अगर कि आपके पेशेंट की वुंड हीलिंग डिले हो रही है जिसकी वजह से जॉइंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्चर की तरफ जा रहा है या कि उसकी वजह से हो सकता है डिमेंशिया हो रहा है या पेशेंट कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स पे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें या मेडिकल कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं, हायर लेवल्स ऑफ लिम्ब एम्पुटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके पेशेंट की प्रोस्थेटिक फिटिंग के लिए डिलेट कर रही होती हैं। उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एन इंडिविजुअल विद एन एम्पुटेशन शुड हैव रीजनेबल कार्डियोवैस्कुलर रिजर्वर, एडिक्वेट वुंड हीलिंग एंड गुड सॉफ्ट टिश्यू कवरेज, range of motion, muscle strength, motor control and learning ability to achieve यूज़फुल प्रोस्थेटिक फंक्शन। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से मौजूद होंगी। कार्डियोवैस्कुलर का रिजर्वर अच्छा होगा, एडिक्वेट वुंड हीलिंग मिलेगी, गुड सॉफ्ट टिश्यू कवरेज होगा, रेंज ऑफ मोशन उसकी अच्छी होगी, मसल स्ट्रेंथ इनफ होगी, मोटर कंट्रोल उसका अच्छा होगा और लर्निंग एबिलिटीज़ उसकी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रोस्थेटिक का फंक्शन उसका अच्छा हो जाएगा और उसके लिए यूज़फुल होगा। इंडिविजुअल विद इन लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन हु कैन वॉक विद अ वॉकर और क्रचेस विदाउट अ प्रोस्थेसिस यूजुअली possess the necessary balance, strength and cardiovascular reservoir to walk with a prosthesis। क्या होता है कि अगर आपका कोई पेशेंट है जो प्रोस्थेसिस के विदाउट जो है वो वॉक करने के लिए जो है अग्री है या कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी उसके वॉकर या क्रचेस जो उसको सपोर्टिव वे में दिए जाते हैं, जो भी उसकी वॉकिंग एड्स होती हैं, उनके ऊपर हमें उनको काम कराना होता है कि उसके साथ उसका जो नेसेसरी बैलेंस है वो इनफ हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसका कार्डियोवैस्कुलर रिजर्वर अच्छा हो, ताकि ऐसा ना हो कि थोड़ी सी वॉक के बाद ही वो अपने आप को सफोकेटेड फील करे या कि फटीगनेस फील करे। द टाइमिंग ऑफ प्रोस्थेटिक फिटिंग फॉर द इंडिविजुअल विद एन लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, रिफ्लेक्टिंग द क्लिनिकल अनसर्टेनिटी ओवर अर्ली वर्सेस डिलेड वेट बेयरिंग। ठीक है ना। अब होता क्या है कि अब हम प्रोस्थेटिक की फिटिंग कराएं का पेशेंट को, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट ये करता है कि अगर पेशेंट की अर्ली हम जो है जब उसका वर्सेस है उस वक्त हम उसको जो है वो लगा दें तो उसका वुंड जो है वो इतना अच्छा नहीं हो सकेगा, तो वुंड हीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो भी पेशेंट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। और अगर डिलेट करते हैं तो भी उसकी वेट बेयरिंग की एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम किस तरह से पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, पेशेंट का कॉग्निशन लेवल, सारी चीज़ें देखते हुए हम उसको किस तरह से अटैच करते हैं। व्हेन कंसर्न ओवर वुंड हीलिंग डोमिनेट्स clinical care in the post-operative period, prosthetic fitting is delayed until the residual limb has healed adequately to allow unrestricted weight bearing। अगर देखें बात वही हो गई कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर उसकी प्रोस्थेटिक फिटिंग को हम डिलेट करते हैं, सिर्फ एक वजह से कर सकते हैं कि अगर उसकी जो है वुंड हीलिंग अच्छी नहीं हो, अगर वुंड हीलिंग एडिक्वेटली हो जाती है तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेट बेयरिंग हम उसको बहुत आराम से करवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा डिपेंडेबल होता है कि उसकी वुंड हीलिंग अच्छी हो और साइकोलॉजिकली वो आपके साथ अटैचमेंट में हो। गेट ट्रेनिंग बिगिंस विद वेट शिफ्टिंग एंड बैलेंस एक्टिविटीज़ वाइल स्टिल इन द पैरेलल बार्स। जब भी हम गेट ट्रेनिंग पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसको पैरेलल बार के साथ अटैच रखें। पैरेलल बार एक अच्छा सपोर्टिव वे होता है जिसमें दोनों साइड पे पेशेंट को सपोर्टिव अपने आप को फील करता है और अपने वेट शिफ्ट को जो है वो उसके लिए आसानी होती है। वंस वेट शिफ्टिंग एंड बैलेंस एक्टिविटी हैज़ बीन मास्टर्ड, अ प्रोग्राम ऑफ प्रोग्रेसिव एम्बुलेशन बिगिंस इन द पैरेलल बार। जैसे ही पेशेंट एक्टिवली इन सब चीज़ों को बैलेंस करने लगता है, वेट शिफ्ट करने लगता है, बैलेंस एक्टिविटीज़ पे आ जाता है, तो हम उसको बहुत आराम से पैरेलल बार पे अकेले भी करा सकते हैं उसको कि वो खुद से अपनी प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ जाए। द प्रोग्रेस ऑफ टू द मोस्ट इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ एम्बुलेशन पॉसिबल विद और विदाउट गेट एड्स। अगर उसकी प्रोग्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर हम उसको किसी भी गेट के एड के बगैर भी उसको हम इंडिपेंडेंट एम्बुलेशन करवा सकते हैं।
लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेटिक्स फॉलोअप हम ड्यूरिंग द इनिशियल कोशिश करते हैं कि 6 to 18 मंथ तक पेशेंट जो है वो अपने एम्पुटेशन के साथ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो क्या होता है कि रेजिजुअल लिम्ब को जो है वो बार बार पेशेंट के पास लेके आए। क्या होता है कि रिजल्ट कर रहा होता है प्रोस्थेटिक सॉकेट दैट विल बी टू लार्ज। अगर कि प्रोस्थेटिक सॉकेट लार्ज है तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो केयर के साथ उसको मूव करना पड़ता होता है। ठीक है, क्या होता है कि उसने एक अपना रेजिजुअल लिम्ब जो है लॉस किया होता है, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है परेशान होता है। लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस बेस्ड ऑन सेवरल प्रिंसिपल मैक्सिमाइजिंग कंफर्ट, मैचिंग specific components to the mobility needs to of the individual with an amputation and providing acceptable cosmetics। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी आप लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस को अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल के लिए होती है कि कंफर्ट। अगर कंफर्ट अच्छा होगा तो हम सही तौर से उसके साथ अटैच रह सकते हैं। मैचिंग करेगा कंपोनेंट्स को, आपकी मोबिलिटी को, आपकी नीड्स को पूरा कर रहा होगा, आपके एम्पुटेशन को कवर दे रहा है, तो वो और एक्सेप्टेबल है कॉस्मेटिकली, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। वंस कंफर्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, द एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ कंपोनेंट फैसिलिटेट्स अचीविंग मैक्सिमल इंडिपेंडेंस एंड फंक्शन ड्यूरिंग सिटिंग, स्टैंडिंग, ट्रांसफरिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। जिससे ही पेशेंट अपना कंफर्ट अचीव कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी फंक्शंस की तरफ खुद ही वापस हो जाता है, जिसके अंदर सिटिंग, स्टैंडिंग, ट्रांसफरिंग, वॉकिंग, रनिंग सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके लिए फिर ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट को किसी और चीज़ की नीड हो या वॉकिंग एड्स की ज़रूरत हो। फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट होते हैं जहाँ पे हम जो है कहते हैं कि आपका प्रोस्थेटिक फिट होता है, कंफर्टेबल और वेल अलाइंड सॉकेट उसका होना चाहिए, सस्पेंशन उसकी बहुत सी होनी चाहिए, अगर नी जॉइंट है तो वो उसका होना चाहिए, फुट है जो भी कंपोनेंट है उसके साथ इन सब चीज़ों की अटैचमेंट अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा पायलन ऑफ स्विट अडेप्टर्स जो है उसके साथ अटैचमेंट में होते हैं, जो उसके कंपोनेंट को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। प्रोस्थेटिक फीड्स के अंदर जो है वो ये डिफरेंट टाइप के प्रोस्थेटिक्स हैं जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोस्थेटिक फीड फ्रॉम द सॉलिड एंकल कुशन हील एंड स्टेशनरी अटैचमेंट फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटल फुट। ये जो आपका सबसे ऊपर जो डायग्राम है ये आपको दिखा रहे हैं, ये प्रोस्थेटिक फीड सॉलिड एंकल कुशन हील है जो कि स्टेशनरी अटैचमेंट फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटल फुट है। मिड के ऊपर जो है द इम्पल्स फुट है, डायनामिक रिस्पॉन्स एंड लग्जरेंट मैक्स डायनामिक रिस्पॉन्स विद मल्टी एक्सिस, ये मिडिल वाला आपका फुट है। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉलेज पार्क ट्रस्ट स्टेप है, डायनामिक रिस्पॉन्स विद सम इन्वर्जन, रिवर्जन एंड ट्रांसवर्स मोशन है। इसके अंदर वर्टिकल शॉक पायलन होता है, डायनामिक रिस्पॉन्स मल्टी एक्सिस होता है, सेट्रेसिस करता है वीएस डायनामिक रिस्पॉन्स पे मल्टी एक्सिस एंड ट्रांसवर्स मोशन के ऊपर। ठीक, उसके अलावा प्रोस्थेसिस ऑफ लोअर लिम्ब के एम्पुटेशन में जिसमें पार्शियल फुट एम्पुटेशन होती है, सैम एम्पुटेशन, ट्रांसटिब्यूल एम्पुटेशन, नियर गस्ट आर्टिकुलेशन, ट्रांसफेमरल एम्पुटेशन एंड हेमीपेल्वेक्टमी। ठीक है, उसके अलावा ये भी कुछ प्रोस्थेटिक्स हैं जो पेशेंट के साथ अटैच होते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड पे फर्स्ट जो है तो पोस्टीरियर ओपनिंग सैम फॉर पल्बस डिस्टल एंड है। उसके अलावा पीटीवी सैम विद पार्टल लाइनर है और कैंडिनेट टाइप सैम है जो कि वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रोस्थेटिक्स होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्रोस्थेटिक्स हैं जो पेशेंट के साथ उसकी कंडीशन है उसको देखते हुए अटैच हो रहे होते हैं कि किस तरह की पेशेंट की कंडीशन है और कौन से उसको नीड है। इसी तरह से एक प्रोस्थेटिक ये होता है जो कि टीएसबी सॉकेट विद जेल लाइनर एंड पिन सिस्टम कहलाता है, कस्टम फैब्रिकेटेड होता है, लाइनर से अकोमोडेट कर रहा होता है इसको, इनरेगुलरिटीज़ को रेजिजुअल लिम्ब की आपके, और पिन और लाइनर सिस्टम इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एंड द सॉकेट विल बी हील एज ए सस्पेंशन स्लीव्स। ठीक है, इसकी जो होती है उनको हम सस्पेंशन स्लीव्स के लिए जो है वो नहीं कर रहे होते यूज़। इसके अलावा एक एम्पुटेशन के अंदर आपका जो प्रोस्थेटिक है वो ये भी लगता है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर एक वैक्यूम पंप होता है जो कि आपको वॉकिंग के अंदर हेल्प कर रहा होता है। जब आप जो है आपके इसके साथ अटैच होते हैं तो ये सील हो जाता है एयर के साथ और उसको आराम से वॉकिंग के अंदर हेल्प करके आपके पंप के ज़रिए एयर को वैक्यूम करता रहता है। ठीक है, ये जो है ऑटोबॉक जो हमारी जर्मनी की एक सबसे बड़ी कंपनी है जो कि डिफरेंट वॉकिंग एड्स, प्रोस्थेटिक और आपके जो है वो ऑर्थोटिक्स बनाती है, उन लोगों का डिज़ाइन किया हुआ है। जितनी ज़्यादा आगे वर्ल्ड जो है वो तरक्की करता जा रहा है उतनी ज़्यादा हमारे पास अब जो प्रोस्थेटिक्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली डिज़ाइंड होते हैं और उनकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा एक ये ऑटोबॉक ने जो है जो नी जॉइंट के लिए वो बनाया था जो कि बार लिंकेड है, पॉली सेंट्रिक नी जॉइंट कहलाता है ये।
उसके अलावा देखिए ये सम टाइप्स के अडेप्टिव स्मार्ट जो है वो नी के अवेलेबल हैं, जो आपके नी के साथ अटैच होते हैं और पेशेंट की मोबिलिटी के अंदर हेल्प आउट करते हैं। ये भी सारे आपके ऑटोबॉक के जो है वो चीज़ें हैं। उसके अलावा एक ही आप देख सकते हैं रोटेटर अडेप्टर ऑफ रोटेशन टू अलाउ बेटर एसेस फॉर डोइंग एंडोफिंग क्लोथ और कंफर्ट वाली व्हीकल्स। ये देखिए किस तरह से इतने अच्छे से अटैच है और इसके नी के ऊपर मोबिलिटी भी है। पेशेंट जो है वो इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है और अपनी चीज़ों को कवर कर सकता है। ये भी ऑटोबॉक का ही है। अपर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स उसी तरह से आएंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें देखनी होगी कि हमारे पेशेंट का जो स्टंप बना है, जो कि उसका एम्पुटेड एरिया है, वो सही तौर से वुंड हीलिंग की तरफ जाए। उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम कवर करा सकें, उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो सेव कर सकें, रेजिजुअल लिम्ब की स्ट्रेंथ को इनअप कर सकें, साउंड साइड के लिम्ब की भी जो है वो स्ट्रेंथ अच्छी हो, ताकि वो जो है कवर दे सके एक जहाँ पे एम्पुटेशन है और आपके जो है वो बाद में जो भी प्रोस्थेटिक लगेगा उसके साथ दूसरे लिम्ब की एक्टिविटी बैलेंस के अंदर है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर हमें जो है वुंड हीलिंग के साथ साथ पेशेंट की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे भी काम करना पड़ेगा, ताकि उसको साइक्लो सोशली जो है हम अटैचमेंट पे रखें। साइकोलॉजिकली वो अपने आप को जो है अपने पार्ट को जो है लॉस करते हुए भी अपने स्ट्रेस लेवल से और डिप्रेशन से बाहर आ सके और सोशली अपने आप को आइसोलेट ना समझे, बल्कि अपने आप को दूसरे लोगों के साथ अटैचमेंट में समझे और बाकी सारे कामों के अंदर एक्टिविटी के अंदर उसी तरह से परफॉर्मेंस दे सके। इसी तरह से हमें जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी वहीं पे हमें पेशेंट को ये ट्रेनिंग भी देनी होगी कि वो किस तरह से अपनी जो वोकेशनल उसकी नीड्स हैं उनको किस तरह से पूरा करेगा, या अब उसके कोई वोकेशनल जो है वो चेंज करना होगा तो वहाँ पे उसको किस तरह से ट्रेन करना है, उसको क्या ट्रेनिंग देनी है, किस तरह की एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सकता है, उसके जो प्रोस्थेटिक बना है वो किस तरह का बना है, उसके अलावा उसका जो एम्पुटेशन है वो किस लेवल तक है और उसके बाद उसकी रिकवरी कितनी अच्छी होगी। जितनी जल्दी जितना अच्छा उसकी वुंड हीलिंग होगी उतनी जल्दी वो अपनी एम्पुटेशन के साथ अपने प्रोस्थेटिक से अटैच होगा और अपनी फंक्शनल एक्टिविटी की तरफ वापस आएगा। अगर के पेशेंट का साइकोलॉजिकल लेवल डिस्टर्ब रहता है, वो मुस्तकिल स्ट्रेस का शिकार होता है, तब भी उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत मुश्किल हो जाती है और उसकी वुंड हीलिंग जो है वो डिले होने लगती है। इसी तरह से हम बात करेंगे फिर प्रोस्थेटिक फिटिंग की। जब हम उसका देख लेंगे कि स्टंप अच्छा हो गया है, उसकी जो है वुंड हीलिंग बहुत बेस्ट हो गई है, उसके बाद हम काम करेंगे उसकी प्रोस्थेटिक फिटिंग की कि अब उसको प्रोस्थेटिक फिटिंग जो है वो उसको अटैच करके देनी है। प्रोस्थेटिक फिटिंग जो आपकी अपर लिम्ब की है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें जो उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना होता है, वो इसलिए भी करना होता है कि अब उसका जो भी कोई एम्पुटेशन के बाद जो है प्रोस्थेटिक लगेगा उसको वेट भी बेयर करना है। तो उस वेट बेयर को करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो, उसका जो है स्टेटस इतना अच्छा हो कि वो उन सारी चीज़ों को कवर कर सकेगा। इसी तरह से फाइनल प्रोस्थेटिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ट्रेनिंग उसको सिखाना। फाइनली प्रोस्थेटिक्स की इवैल्यूएशन देखेंगे जिस वक्त उसकी वुंड हीलिंग हो जाएगी, साइकोलॉजिकल जो वो स्टेबल होगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होगी, वोकेशनली वो किसी ना किसी अच्छी चीज़ के साथ अटैच होने के लिए तैयार हो गया होगा, उसके लिए उसकी ट्रेनिंग चल रही होगी। वहाँ पे हम उसको कंट्रोल ट्रेनिंग भी सिखाएंगे कि अब उसके प्रोस्थेटिक के साथ अटैचमेंट किस तरह से होगी और उसको कंट्रोल किस तरह से करना है और उस प्रोस्थेटिक के साथ उसको अपनी एडीएल्स की परफॉर्मेंस किस तरह से करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि उस प्रोस्थेटिक के साथ उसके दोनों लिम्फ में साइमल्टेनियसली किस तरह से काम करना है और वो सारी एक्टिविटीज़ जो वो पहले परफॉर्म करता रहता था उन सारी एक्टिविटीज़ को किस हद तक ज़्यादा हम परफॉर्मेंस पे लेके आ सकते हैं। उसके अलावा अपर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेटिक फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये चीज़ बार बार देखनी पड़ेगी कि उसका स्टेम, उसका जो वुंड है वो जल्द से जल्द हील हो जाए। प्रोस्थेटिक अटैचमेंट के बाद भी हमें उसके जो ही वुंड है उसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उसके आसपास कहीं पे कोई प्रेशर सोर बनने लगे, उसकी स्किन की एलर्जी हो या कोई और चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ें भी हम अपने फोकस में रखेंगे और उसको जो है वो फर्दर जो है वो जल्द जो है वो बार बार फॉलोअप के लिए बुलाएंगे एटलीस्ट 6 to 18 वीक। जहाँ पे हमने पहले ही बात की थी लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए कि 6 to 18 वीक्स तक हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम जल्द से जल्द बार बार जो है वो
अपने अटैचमेंट में रखें और उसको फॉलोअप के लिए बुलाएं, ताकि हम उसकी जो है वो सारी चीज़ें कवर अप देख लें, उसके बाद हम उसको उसके जो है फंक्शनल एक्टिविटीज़ के साथ लोन छोड़ें या उसको डिपेंडेबल छोड़ दें। ठीक है, बायलेटरल अपर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पेशेंट्स की बायलेटरल जो है अपर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन हो जाती है, वहाँ पे हमें बायलेटरली पेशेंट को जो है प्रोस्थेटिक अटैच करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर काम हमारा इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों लिम्स की जो है वो वुंड हीलिंग देखना, दोनों मसल्स के जो रेजिजुअल जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ इनफ करना, और फिर उसके साथ प्रोस्थेटिक कुछ इस तरह का अटैच करना जिसके साथ वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी कर सके और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वर्कआउट कर सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी मोबिलिटी के बाद जो हमारी वर्किंग है वो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ से हो रही होती है। तो अगर हमारी अपर एक्सट्रीमिटी की वर्किंग लिमिटेशन जाती है तो पेशेंट साइकोलॉजिकल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो वहाँ साइकोलॉजिकली उसको स्टेबल करना, उसको जो है वो उन प्रॉब्लम से निकालना, डिप्रेशन से निकालना, ये सारे काम हमारे पेशेंट के लिए हमें करने होते हैं और उसकी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना होता है। अब हमारे पास बात करते हैं बॉडी पावर्ड प्रोस्थेसिस की। हमारे पास बहुत सारे प्रोस्थेसिस अब ऐसे बन रहे हैं जो कि बॉडी पावर्ड होते हैं, जो कि जिनमें जो है कंपोनेंट पार्ट्स जो होते हैं सॉकेट और सस्पेंशन, कंट्रोल केबल सिस्टम, टर्मिनल डिवाइसेस, इंटरपोजिंग जॉइंट के अंदर रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एज नीडेड बाय द लेवल ऑफ एम्पुटेशन। ये वो प्रोस्थेटिक्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली संबल किए जाते हैं और पेशेंट को जो है वो उसकी एक्टिविटी काफ़ी हद तक नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके जाते हैं और नॉर्मली उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में उसे हेल्प आउट कर रहे होते हैं। प्रोस्थेसिस का जो लेवल होता है एम्पुटेशन का वो हमने पहले भी देखा था, ये दोबारा देख लेते हैं। पार्शियल हैंड, ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन या रिस्ट डिसआर्टिकुलेशंस, ट्रांसह्यूमरल एम्पुटेशन जिसमें एल्बो भी आ जाती है डिसआर्टिकुलेशन, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन या फोर क्वार्टर एम्पुटेशन। ये एक्सटर्नली पावर्ड प्रोस्थेसिस से आप देख सकते हैं इसकी अटैचमेंट, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटी सी जो है डिवाइस भी जो है प्लेस हुई हुई है। इसको वर्किंग के अंदर लाने के लिए बहुत आसानी होती है कि हम पेशेंट को बता सकते हैं कि वो अपनी इस डिवाइस के साथ बहुत आसानी से जो अपनी परफॉर्मेंस कर सकता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक परफॉर्म कर सकता है। ऑल्दो कि वो बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आप नेचर के साथ अपनी नेचुरली बॉडी के अंदर डेवलपमेंट में लेके आते हैं, वो चीज़ दोबारा इंसान तख्लीक करके आपके अंदर नहीं कर सकता। उसको काफ़ी हद तक आपकी जो है नेचुरल चीज़ से सिमिलर तो कर सकता है, करीब तो नहीं ला सकता, लेकिन ओरिजिनली वैसे नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरह का प्रोस्थेटिक है जो कि आपको काफ़ी हद तक आपकी नीड्स को पूरा कर सकता है। स्पेशल इश्यूज़ जो होते हैं, अगर हम बात करें एम्पुटेशन के बाद पेशेंट्स के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पेन होता है वो फैंटम लिम्ब सेंसेशन पेन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट का जो लॉस्ट लिम्ब होता है उसको पेन की सेंसेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो मुस्तकिल यही कंप्लेन कर रहा होता है कि उसको पूरे लिम्ब के ऊपर जो है वो पेन फील हो रहा है, आइदर उसका लिम्ब जो है वो एम्पुटेड हो चुका हो। इसका रीज़न ये होता है कि जो आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं, जिनकी जो है वो सप्लाई जो होती है वो आपके थ्रू आउट पूरे लिम्ब तक जा रही होती है। तो जिस वक्त एम्पुटेशन होती है तो वो नर्व तो काट दी जाती है, लेकिन जहाँ से उसके सिग्नल आ रहा होता है वो तो इंडिकेशन ये दे रहा होता है कि वो आगे भी जा रहा है। तो पेशेंट को बार बार ऐसे फील हो रहा होता है, सेंसरी तौर पे सेंसेशन ऐसी उसको लग रही होती है कि उसके पूरे लिम्ब में पेन आ रहा है। तो वहाँ पे उसके पेन को मैनेज करना, उसका जो रेजिजुअल लिम्ब पेन है उसको मैनेज करना, वो सारी चीज़ें कवर करके उसको जो है उस पेन के ऑनसेट से निकालना। उसके अलावा जो है वो एक चीज़ आ जाती है चोक सिंड्रोम। तो चोक सिंड्रोम के अंदर भी हमें देखना होता है कि पेशेंट जो है वो हमारा जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ और किस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। ठीक है, चोक सिंड्रोम को हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, मैं आपको बताती हूँ। चोक सिंड्रोम जो होता है आपका, चोक बेसिकली कहा किसे जाता है, चोक सिंड्रोम में जो है डिस्कशन कर रहे हैं तो ये होगा कि पोस्ट एम्पुटेशन कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कि कॉमनली रिजल्ट करता है आपके टाइट प्रॉक्सिमल सॉकेट्स और वेट बेरिंग लोअर रेजिजुअल लिम्ब प्रोस्थेटिक की वजह से। ठीक है ना, जो आपका रेजिजुअल लिम्ब के साथ जो भी आपका प्रोस्थेटिक अटैच होता है उसके वजह से जो पेन कॉज हो रहा होता है या जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है, जिसके अंदर जो इस्कीमिया भी हो सकता है, एडीमा भी हो सकता है। मैंने आपसे यही बात की थी कि जो आपका जो रिपीटेड फॉलो अप होता है ना, वो सिर्फ करवाया इसीलिए जाता है कि पेशेंट का जो वुंड स्टम्प होता है
उसको रीचेक करना बार बार कि आपके प्रोस्थेटिक की वजह से तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है कि उसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से आपको इस्कीमिया हो रहा हो, या ये कि उसकी फ़िटिंग की वजह से एडिमा कॉज होने लगा, वो कोई ना कोई वेजल्स को या कहीं आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। इसी तरह से डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर स्किन इसकी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो तो वो आपको प्रॉब्लम करने लगती है। एम्पुटेशन के बाद भी जो है हमें बहुत अच्छे से उसकी केयर करनी पड़ती है कि प्रोस्थेटिक अटैच करने के बाद भी पेशेंट जो है वो डर्मेटोलॉजिकली किसी और प्रॉब्लम पे ना जाए। ऐसा ना हो कि वो उसको सूट ही ना कर रहा हो उसकी स्किन के साथ और वो मुस्तकिल जो है वो प्रॉब्लम का शिकार रहे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम अपना जो है इसको क्विज़ को हटा देते हैं क्योंकि इस क्विज़ की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि आप देखिएगा, रेफरेंसेस मैंने लिख दिए। मज़ीद आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आपको रेफरेंस चाहिए हो, चैप्टर नंबर 56 है आपकी बुक के अंदर, जिसके अंदर इसके और बहुत अच्छी से डिटेल दी हुई हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल प्रोस्थेटिक्स देखना हो तो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करके बहुत से डिवाइसेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।